सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना महामारी के रिकॉर्ड 1346 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल एक्टिव केस 9514 है, जबकि ठीक होकर डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 19600 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 18 और मरीजों की मौत हुई है। इसके चलते यूपी में कोरोना महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 827 हो गया है। कानपुर शूटआउट के बाद एक्शन में योगी सरकार, 2 दिन में 6 बड़े बदमाशों की करोड़ों की संपत्ति जब्त। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात गैंगस्टर विकास दुबे के साथ हुए मुठभेड़ में एक अफसर समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद यूपी में अपराधियों की सामत आ गई है। घटना के बाद प्रशासन ने विकास दुबे के घर को उसी जेसीबी से ढहवा दिया था जिससे उसने पुलिस का रास्ता रोका था। अब पूरे प्रदेश में शातिर अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो रही है। बीते 2 दिन में पुलिस ने जिन बदमाशों की संपत्तियां कुर्क की हैं, उनमें नोएडा के सुंदर भाटी, मैनपुरी में नीरज यादव और लखीमपुर में बेदू उर्फ वेद प्रकाश जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कुल 6 बदमाशों की करोड़ों की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अभी और भी कई अपराधी हैं जिन पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला भगोड़ा अपराधी विकास दुबे दिल्ली की किसी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार विकास को उसके 6 साथियों के साथ एक स्कॉर्पियो में बिजनौर में देखा गया है। पुलिस को शक है कि दिल्ली की कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में विकास दिल्ली एनसीआर में छिपा हुआ है। ऐसे में यूपी एसटीएफ की 2 टीमें दिल्ली में तैनात कर दी गई हैं। विकास दुबे पर अब तक 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। यूपी एसटीएफ और कानपुर मंडल की 40 टीमें उसकी तलाश में लगी हैं। पुलिस टीम उसके घर के मलबे की जांच करने पहुंची। यहां उसके हाथ कुछ सबूत लगे हैं। मलबे से कई फर्जी आईडी और बम मिले हैं। फर्जी आईडी का इस्तेमाल विकास जमीनों की खरीद फरोख्त में करता था। उसने अपने गुर्गों से संपर्क करने के लिए घर में ही वायरलेस कंट्रोल रूम बना रखा था। विकास ने अपने गुर्गों, रिश्तेदारों और नौकर नौकरानी के नाम से कई चल और अचल संपत्तियां खरीद रखी थी। पुलिस की जांच के दायरे में अब बैंक और फाइनेंस कंपनियां भी आ रही हैं। गोरखपुर के एडीजी जोन का दावा, शेरपा ने कहा कि विकास दुबे के नेपाल भागने का शक है। इस बाबत इनपुट मिलने के बाद महाराजगंज जिले में सोनौली नेपाल बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। एसटीएफ व अन्य खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुट गई है। मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया गया है। जगह जगह पर उसके पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। नेपाल आने जाने वालों से पुलिस सहयोग करने की अपील कर रही है। कानपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए दरोगा महेश यादव के घर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए शहीद को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद महेश यादव के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता धनराशि दी है, जिसमें शहीद के पिता को 20 लाख रुपए व 80 लाख रुपए शहीद की पत्नी को दी गई है। इसके साथ ही पत्नी को असाधारण पेंशन और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। औरैया के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार के कारागार एवं लोक सेवा प्रबंधन राज्य मंत्री जय कुमार उर्फ जैकी ने रूरू कला गांव पहुंचकर चौबेपुर कांड में शहीद हुए सिपाही राहुल के परिजनों को सरकार द्वारा घोषित 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि सौंपी। शहीद सिपाही राहुल कुमार के पिता ओम कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषित 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि सौंपते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि राहुल की शहादत बेकार नहीं जाएगी। अपराधी कहीं भी छुपे हो, उन्हें ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जैकी ने बताया कि इसके अलावा शहीद परिवार की सहमति से परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बड़ा बयान दिया है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके विकास दुबे बिहार में घुस आएगा और यहां से सुरक्षित निकल जाएगा। यह कैसे हो सकता है?
बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में घर के नल में उतरे करंट की चपेट में आकर महिला और उसके ससुर की मौत हो गई, जबकि बचाने के लिए दौड़ा बेटा गंभीर रूप से झुलस गया। उसका सीएचसी में प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है, जहां पर बेटे की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलिया जिले के कोतवाली इलाके में एक महिला पीसीएस अफसर ने देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला आवास विकास कॉलोनी में रहती थी। यहां मनिया नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी के तौर पर वह तैनात थी। पुलिस का कहना है कि अधिशासी अधिकारी ने फांसी क्यों लगाई, इसकी वजह का पता नहीं चल सका है। बीते 28 सालों से लंबित बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और महासचिव चंपत राय सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। दोनों ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अलग अलग बयान दर्ज कराया। जज सुरेंद्र कुमार यादव ने दोनों आरोपितों से पूछा कि उनके खिलाफ मुकदमा क्यों चला, तो महंत और चंपत राय ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि राजनीतिक द्वेषवश तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा उन्हें फंसाया गया है। कानपुर एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, कानून व्यवस्था उनके सामने नतमस्तक है, कीमत हमारे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी व जवान चुका रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने अलादीन के चिराग से यूपी को हर मामले में नंबर 1 बना दिया है। सत्ता संरक्षित अपराधों में नंबर 1, रोजगार विनाश में नंबर 1, कोरोना की धीमी जांच में नंबर 1, किसानों की बदहाली में नंबर 1, बीमार स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1, गड्ढा युक्त सड़कों में भी नंबर 1, जातिगत भेदभाव में भी नंबर 1 और खराब शिक्षा व्यवस्था में भी नंबर 1 और अन्याय में भी यूपी अब नंबर 1 है। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी नैतिक आधार पर इस्तीफा दे। ओम प्रकाश राजभर ने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि कानपुर की आतंकी घटना भाजपा सरकार की विफलता है। योगी जी को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। केंद्र सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए ताकि आतंकियों को सूचना किसने दी और योगी सरकार की इसमें क्या भूमिका है पता चल सके। कानपुर की घटना पर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कानपुर का कुख्यात अपराधी विकास दुबे बीजेपी का विकास हो गया है। दीपक सिंह ने आगे कहा कि पिछले 3 सालों में इधर और उधर 6 सालों में ना देश और प्रदेश में विकास खोजे मिला और इतने सारे पुलिस वालों की हत्या करने के बाद अब न कानपुर का कुख्यात अपराधी खोजने से मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन सौंपने जा रहे कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शामिल हैं। सुबह कांग्रेस पार्टी कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेसी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए निकले थे। कांग्रेस कार्यालय से अभी कुछ ही दूरी पर कांग्रेसी पहुंचे ही थे कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। पुलिस के समझाने पर भी कांग्रेसी नहीं माने। इस पर पुलिस ने सभी को हिरासत में लेते हुए इको गार्डन लेकर चली गई। कुछ ही देर बाद सभी को पुलिस ने रिहा कर दिया। प्रदेश में लंबे समय से चल रहे 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती के विवाद में योगी आदित्यनाथ सरकार को शीर्ष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सहायक शिक्षकों की चल रही भर्ती जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर पुस्तिकाओं में खामियों के आधार पर भर्ती पर रोक लगाने वाली करीब आधा दर्जन याचिकाएं खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट में ही अपील करे। 24 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले से संबंधित कुछ याचिकाएं खारिज की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति सावधानी बरतने के लिए आगाह कर रहे हैं। इसके बावजूद लोग कोरोना से बचाव को लेकर लापरवाही बरतने और नियमों का पालन नहीं करने के कारण संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। अब सीएम योगी ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। यूपी सरकार ने फेस मास्क या फेस कवर न लगाने पर जुर्माना राशि 500 रुपए कर दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर जान से मारने की धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। यह मैसेज मिलते ही पुलिस महकमा अलर्ट हो गया। मैसेज में मुख्यमंत्री योगी के साथ साथ कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या आरोपित विकास दुबे को भी जान से मारने की बात लिखी गई थी। छानबीन में पता चला है कि धमकी भरा मैसेज कानपुर देहात से भेजा गया है। इसके बाद पुलिस टीम को पड़ताल में लगाया गया है। पुलिस ने शाम को मैसेज भेजने वाले एक 12वीं के छात्र को पकड़ा है। निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सामान लेकर जा रहे बोलेरो से धक्का लगने के बाद बाइक सवार के कीचड़ में गिर जाने से ग्रामीणों ने जमकर बवाल मचाया। एक्सप्रेसवे के कर्मियों को मार पीट कर न सिर्फ बंधक बना लिया बल्कि बोलेरो को भी आग के हवाले कर दिया। सूचना पर सीओ कासिमाबाद भारी फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और मामले को नियंत्रित किया। कुल 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है। यूपी बोर्ड की 2021 परीक्षा के लिए हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षा फॉर्म 16 अगस्त तक और विलंब शुल्क के साथ 28 अगस्त तक भरे जाएंगे। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रदेश भर के 28,000 से अधिक स्कूलों में कक्षा 10 व 12 में प्रवेश लेने व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त तय की गई है। मेरठ के एक प्राइवेट स्कूल ने दर्जनों बच्चों को स्कूल से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उनके अभिभावकों ने फीस नहीं जमा की थी। इन अभिभावकों को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वे शासन के निर्देशों की कॉपी लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहीं DIOS ने इन अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि उनके बच्चों का नाम कोई स्कूल नहीं काट सकता है। बताया जा रहा है कि मेरठ का ये प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस तो मांग ही रहा था, साथ ही एनुअल चार्जेस भी जमा करने का दबाव बना रहा था। अलीगढ़ पुलिस ने फर्जी DIG को उसके पिता के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों ही बाप बेटे एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी में DIG की स्टार प्लेट लगाकर और गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगाकर चला करते थे। यही नहीं, ये पिता पुत्र की जोड़ी नकली अफसर बनकर लोगों से ठगी का काम करते थे।